नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर लगातार चल रहा है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन्हें हमने आमंत्रित किया है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो संबोधित करेंगे वो बहुत ख़ास हैं। ख़ास इसलिए कि आप अगर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं तो विधायक बनते हैं, फिर आप विधानसभा पहुंचते हैं। अब विधानसभा में एक सर्वे सर्वा होते हैं, मालिक होते हैं, जिन्हें हम विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आमंत्रित मेहमान हैं वो हरियाणा विधानसभा में फ़िलहाल स्पीकर हैं यानी विधानसभा अध्यक्ष हैं और पंचकुला से विधायक हैं। तो स्वागत कीजिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानचंद गुप्ता जी का। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शशि रंजन जी। ये परंपरा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपको पता है पत्रकारों का झुंड हो तो बिना टोका टोकी का तो काम चलता नहीं है। तो शुरू के 2 मिनट आपके हैं। आप जो भी कहना चाहें, अपना पक्ष रखना चाहें, आप रख सकते हैं। आपका समय शुरू होता है अब। शशि रंजन जी, सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे आमंत्रित करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले पिछले 10 साल की जो पंचकुला विधानसभा के अंदर मेरे द्वारा सरकार के द्वारा किए गए कार्य उनकी जानकारी आपको देना चाहूँगा। पिछले 10 साल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पंचकुला विधानसभा के अंदर हमने करवाए और वो विधानसभा में जो कार्य हुए, केवल मैं आंकड़े नहीं बोल रहा, उसके लिए मैंने एक ये बुकलेट छपवाई है जिसके अंदर जो मैंने कार्य किए हैं, काम किए हैं, उनकी एक लिस्ट जारी की है। 121 कार्य, 121 कामों की ये सूची मैंने बनाई है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो आज पंचकुला की उपलब्धि है वो शिक्षा क्षेत्र के अंदर। शिक्षा क्षेत्र के अंदर पिछले 10 साल के अंदर 6 स्कूलों को हमने अपग्रेड किया, 10वीं से 12वीं का किया, संस्कृति पब्लिक स्कूल बनाए जहां इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाई हुई। उसके पश्चात पंचकुला में ITI इसी 10 साल में आई। पंचकुला के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज का मल्टी स्किल सेंटर इसी 10 साल में आया। पंचकुला में इंजीनियरिंग कॉलेज इसी 10 साल के अंदर आया। पंचकुला के अंदर मेडिकल कॉलेज, पंचकुला के अंदर निफ्ट, पंचकुला के अंदर NIA और पंचकुला के अंदर संस्कृत कॉलेज। ये एक छोटी सी झलक ये जो शिक्षा की दृष्टि। इसी प्रकार से जो स्पोर्ट्स का जो है उसके अंदर आज पंचकुला स्पोर्ट्स का हब बन चुका है। पंचकुला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, जो स्पोर्ट्स के अंदर मल्टीपर्पज़ हॉल बना है, उसके अंदर 12 गेम्स इंडोर, 5,000 की सीटिंग कैपेसिटी, इंडोर इंटरनेशनल लेवल का हॉकी स्टेडियम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बास्केटबॉल स्टेडियम और इंटरनेशनल स्तर का जो वॉलीबॉल स्टेडियम। ये स्पोर्ट्स की दृष्टि से मैंने कार्य किए हैं। बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए अगर आप मुझे समय देंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। चलिए सर, ये बाकी तो अभी पूरे उसमें बातचीत होगी तो आप उसमें कहते रहिएगा जो भी आपका जो अभी आपने करवाया है। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं और चूँकि आपने पंचकुला के डेवलपमेंट की बात की है तो मैं चाहूँगा दीक्षा, आप पहला सवाल कर लीजिए।
जी सर, आपने ज़िक्र किया कि आपने 5,000 करोड़ का विकास कार्य किया है, साथ ही आपने अब हरियाणा माँगे हिसाब कार्यक्रम जो कांग्रेस ने चलाया उसका जवाब आपने बुकलेट से दे रहे हैं कि आपने 121 कार्य किए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो धरातल पर जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ है, ऐसा विपक्ष आप पर लगातार आरोप लगाता है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, उनका वो काम कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जनता ने चुना काम के लिए, विकास के लिए। मैंने विकास के काम किए, उनको छोड़ दिया आरोप लगाने के लिए। वो आरोप लगा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। खुशबू अगला सवाल करेंगी। सर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आपने पंचकूला में कई विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन पंचकूला का एक मांग हमेशा से रहा है, बरसों से रहा है, वो नए अस्पताल को लेकर के। हालांकि उसका उसका आपने नींव लगवा दिया है, पत्थर आपने वहाँ पर डलवा दी है, लेकिन क्या ऐसा लगता है आपको कि ये करवाते करवाते यहाँ तक आते आते काफ़ी देर हो गई है? 2024 में खुशबू एक जी, बहुत पुराना डिमांड और 2024 में आपने पत्थर गाड़ा। नहीं नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए खुशबू जी, 2014 से पहले पंचकूला के अंदर 100 बेड का हॉस्पिटल था, सिविल हॉस्पिटल। आज वो सिविल हॉस्पिटल 500 बेड का है। आज उसके अंदर सिविल बेड जो सिविल हॉस्पिटल है, डेली ओपीडी जो है वो 4500 है, 4500। आज उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस, हर प्रकार की सुविधा आज पंचकूला के अंदर, उसको तो मिनी पीजीआई कहा जा रहा है क्या, जो चंडीगढ़ के साथ लगता है। उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर आज पिछले 10 साल के अंदर जो 100 बेड का हॉस्पिटल था वो 500 का। आपने जो कहा वो एक मेडिकल कॉलेज की बात की आपने। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास अभी जो लगभग 3 या 4 महीने पहले हुआ, लेकिन उसी जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, उस सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही वो मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और अगले कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर यहाँ पर एमबीबीएस की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और मेडिकल कॉलेज इसी हॉस्पिटल के अंदर शुरू होगा। जो आपने दूसरी बात कही, वो निर्माण कार्य जो बिल्डिंग का काम है, जो आपने कहा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, वो साथ साथ बनती रहेगी। इसी प्रकार जैसे मैंने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई 2 साल पहले। आज 180 स्टूडेंट्स वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर शिक्षा ले रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर हमने शुरू किया, लेकिन उसका शिलान्यास भी हमने किया है और उसकी भी बिल्डिंग जो बन करके तैयार हो जाएगी। 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट में है। पहला टेन्योर तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली, सेकंड आपको लेना पड़ा जेजेपी का, लेकिन सरकार तो बीजेपी की रही। पंचकुला के लोग हमेशा ये कहते हैं कि चंडीगढ़ के एक तरफ हरियाणा ने पंचकुला डेवलप किया, पंजाब ने मोहाली डेवलप किया। पंचकुला और मोहाली का जब भी कंपैरिजन होता है तो लोग कहते हैं कि मोहाली पंचकुला से बहुत आगे निकल गया, लेकिन पंचकुला उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाया जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था। शशि रंजन जी, आज की स्थिति किसी भी शहर की डेवलपमेंट, वहाँ की जो कीमतें हैं, चाहे वो कमर्शियल साइट्स हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल साइट्स हैं या एग्रीकल्चर साइट्स हैं, आज पंचकूला के अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट्स हैं, मोहाली और चंडीगढ़ से ज़्यादा प्राइसेस हैं वहाँ के अंदर। एग्रीकल्चर लैंड जो बहुत देर तक उपेक्षित रहा पंचकूला, इसके कारण वो डेवलप नहीं हुआ। मैं 10 साल के अंदर जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था, उस समय पंचकूला की पूरी तरह से उपेक्षा हुई। मैंने ये जो किताब छपाई हुई है, इसमें लिखा है उपेक्षित पंचकूला बना विकसित पंचकूला। आज 10 साल का टेन्योर जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, मैंने तो कहा है कि हुड्डा साहब आप हिसाब मांग रहे हैं, मैंने हिसाब तैयार कर लिया है। आप 10 साल का हिसाब पंचकूला का लेकर के किसी भी आप आ जाइए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भेज दिए और आओ हम बैठ कर के अपनी बही खाता लेकर के मिलान करते हैं कि आपने 10 साल के अंदर क्या काम किया और हमने 10 साल के अंदर क्या काम किया। मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछा है कि 10 साल के अंदर कोई आपने 10 काम जो किए हों
उसकी एक बार सूची जारी कर दें, वो काम लोगों को बता दें। लेकिन आज तक एक भी वो काम बता नहीं पाए। वो हमारा हिसाब तो पूछते हैं लेकिन अपना हिसाब देते नहीं हैं। पंचकूला के बारे में मैं रितेश के पास जाऊंगा, लेकिन पंचकूला के बारे में एक और जो आपके विरोधी अक्सर ये कहते हैं कि जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई के तौर पे, ट्रैफिक के तौर पे और उसमें एक जोड़ते हैं भ्रष्टाचार, ये 3 मसले हैं जो आपके ऊपर आपके विरोधी हमलावर रहते हैं कि ये मतलब चंडीगढ़ से सटा हुआ है, एक तरफ मोहाली एक तरफ पंचकूला, सफाई, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, ट्रैफिक, इस पर कुछ काम बहुत नहीं हो पाया। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत आरोप है। आज अगर पंचकूला के अंदर रेजिडेंशियल के एरिया के अंदर प्राइसेस बढ़े हैं, वो कि इसलिए कि आज पंचकूला के अंदर ट्रैफिक जाम नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर ट्रैफिक जाम तो है, लेकिन पंचकूला के अंदर सारी की सारी सड़कों के ऊपर कभी शाम के टाइम 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा कभी ट्रैफिक जाम लगा नहीं है। और जहाँ तक सफाई और कोई भी शहर की डेवलपमेंट जब होती है, वो उसकी कीमतों से आंकी जाती है कि इस शहर के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैंने जैसे पहले कहा कि आज जो पंचकूला के रेट्स हैं ज़मीन के, एक 10 मरले की कोठी का रेट या एक 500 गज का जो कोठी का रेट, वो 12 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए, और जो 1000 गज की कोठी का रेट है वो 20 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ के अंदर 15 करोड़ रुपए है और पंचकूला के अंदर 20 करोड़ रुपए है। पंचकूला के अंदर लोग इसीलिए ज़मीन खरीद रहे हैं, प्लॉट खरीद रहे हैं कि वहाँ सफाई है, वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कोई पॉल्यूशन की दिक्कत नहीं है। पंचकूला पॉल्यूशन फ्री पंचकूला है। वहाँ रहने के लिए जो वातावरण है, जितने IAS IPS रिटायर हो रहे हैं, कोई चंडीगढ़ के अंदर नहीं बस रहा, सब पंचकूला के अंदर आ रहे हैं। करप्शन को लेकर के बहुत चार्जेस लगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगते हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी पिछले मतलब छोटी मोटी चोरियों के अलावा हमारा जो इलाका है पंचकूला बिल्कुल पीसफुल एरिया है, शांत एरिया है। कभी वो उस एरिया के अंदर आज तक कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई नहीं है। ठीक है, करप्शन को लेकर के जो चार्जेस लगते तो हैं, करप्शन के चार्जेस तो कौन किसके ऊपर लगाता है, किस लिए लगाता है? आज ऑफिस के अंदर करप्शन की बात को लेकर के करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए जो पारदर्शिता लेकर के आए हैं, जो आप पोर्टल की बात कर रहे थे, हम पोर्टल लेकर के आए। 2 चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा। एक, नौकरियों के अंदर जो पारदर्शिता हम लेकर के आए, जिस प्रकार से हमने खर्ची पर्ची को ख़त्म किया है। 10 साल का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वो शासन, जिसके अंदर केवल 65,000 नौकरियां खर्ची पर्ची के आधार पर मिली थी, सिफारिश के ऊपर या पैसे के आधार पर, करप्शन के आधार पर। लेकिन ये आज हमारी सरकार ने 1,41,000 नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के लोगों को दी हैं। और उसी का कारण है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो लोग जो 1,41,000 जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो लोगों को कहते हैं कि हमारी जो भर्ती हुई है वो 1 रुपया या 1 पैसा दिए बिना भी हमारी भर्ती हुई है। वो लोगों को कहते हैं कि गरीब आदमी जो है वो बोलता है कि हमारे बच्चे की जो नौकरी लगी है बिना 1 नया पैसा खर्च करते लगी। आप इतनी खर्ची पर्ची की बात करते हैं, आपके ही नौकरी देने वाले कार्यालय से पता नहीं कितने कितने पैसे नगद मिल जाते हैं। नहीं, देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, ये नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एक्शन लिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि देखिए, सिस्टम को जो बिगड़ा हुआ इतना 50 साल का 60 साल का सिस्टम बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करने में समय लगता है और वो हम कर रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल रितेश करना चाहेंगे। अध्यक्ष साहब नमस्कार। आप बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी के रेट के हिसाब से ज़िले का विकास मापा जाता है, लेकिन इसके जो चुनावी नतीजे इस तरफ इशारा नहीं करते। 2009 में आप लड़े, उस वक्त तीसरे पायदान पर रहे। 2014 में आपकी जो जीत थी बड़ी शानदार थी, करीब 45,000 वोट मार्जिन आपको मिला उस वक्त भी। लेकिन 2019 में जीत का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और चौंकाने वाली बात ये थी 2019 के चुनावों में कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे चंद्रमोहन बिश्नोई, जो दूसरे पायदान पर रहे, 5600 वोटों से हारे, उनका वोट 32% बढ़ा। अगर इन पिछले नतीजों को देखें तो 2024 की राह आपको कैसी दिखाई देती? देखिए, कोई भी चुनाव परमुटेशन कम्पिटिशन्स के ऊपर लड़ा जाता है। कितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं? 2009 के अंदर
तीन उम्मीदवार थे। 2014 के अंदर भी इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार वहाँ पर था, कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। बाकी अन्य जो थे वो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे। तो उस दृष्टि से जो 2014 के अंदर रिजल्ट आया था, 2019 के अंदर 2014 के अंदर कैंडिडेट और था। देखिए, चंद्रमोहन जी 4 बार पंचकूला से कालका से विधायक रहे। एक उनका जो चौधरी भजनलाल जी का एक अपना स्थान था, लेकिन 4 बार के विधायक को हरा करके जीत करके आना ये कोई आसान काम नहीं है। 18 साल लगातार जो व्यक्ति विधायक रहा हो और वो व्यक्ति को हरा करके यहाँ आना कोई आसान काम नहीं है। तो लोगों ने उस 18 साल के जो उसके काम को और हमारा जो 5 साल का काम था उसको कंपैरिजन किया और फिर हमें जिताया। ठीक है, अगला सवाल तीशा करना चाहेंगे। सर, अब हरियाणा सरकार के साथ विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर आपका कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है और इस दौरान विपक्ष आप पर कई तरह के आरोप लगाता रहा, कई सवाल खड़े किए। जैसा कि आपका कहना है कि विपक्ष का तो काम है सवाल खड़े करना और वो सवाल खड़े करेगा। अब ऐसे में हरियाणा सरकार के इस पायदान पर अंतिम मोड़ में आप अपने कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं और इसमें एक सुनवा दूं, एक उसके बाद जवाब देने में और सहूलियत हो जाएगी। आपके पुराने मित्र हैं बीबी बत्रा साहब, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। 2 रजिस्टर 3 और 4 तो उसी का ऑफिस का कॉपी है। उसी ऑफिस के अंदर हमने जो 2 एप्लीकेशन दी वो उसी पार्ट का डिस्क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड है। अगर उसके ऊपर नहीं उनके ऊपर तुम्हारे साइन थे, क्या स्पीकर साहब उसके साथ में कलम नहीं कर सकते थे? हाइपर टेक्निकल, मोस्ट हाइपर टेक्निकल ग्राउंड लेके और इंसाफ का गला घोटा गया। स्पीकर का पार्टीशन बिहेवियर है। ही डजंट गिव द जस्टिस, ही शुड गिव द जस्टिस। तो जस्टिस की कोर्ट के ऊपर बैठे हैं, उनको 10 शेड्यूल के बारे में एक रेलेवेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है। अब ये बत्रा साहब जो कह रहे हैं नालागढ़ से के वाले मामले पे, कालका के विधायक ने जो नालागढ़ अदालत से आया, तो कालका के विधायक के खिलाफ कुछ आया, प्रदीप चौधरी के खिलाफ आपने वक्त नहीं लगाया, आनन फानन में कार्रवाई कर दी। उसके बाद दर्जनों केस आए लेकिन आप चुपचाप बैठे रहे। कांग्रेस वाले और विपक्ष के लोग कहते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं कि बीजेपी के स्पीकर हैं। शशि रंजन जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। और बीबी बत्रा जी भी बहुत बड़े लर्नड एडवोकेट हैं जी। वो हर छोटी मोटी चीज़ों के अंदर, विधानसभा के अंदर भी अपनी जो किताब है वो खोल करके बहस के अंदर, चर्चा के अंदर भाग लेते हैं। जहाँ तक नालागढ़ के विधायक का प्रश्न है, मेरे पास विधायक जो अपने जज हैं, जहाँ से उनका निर्णय हुआ, उनकी मेल आई, मेरे पास ऑथेंटिक सबूत आया और उन्होंने कहा कि ये इस जो अपने चौधरी प्रदीप चौधरी हैं, इनकी सदस्यता खारिज कर दी गई है। हमारे एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, जो ही आपके पास पुख्ता सबूत आ जाए तुरंत उसको विधायक पद से हटाना है। किसी भी जो आपने कहा कि ये 2 बीबी बत्रा जी ने कहा कि जो हाइपर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर या उसके ऊपर वो पिटीशंस, इतने बड़े एडवोकेट हैं और इतने बड़े बड़े ये तो मुकदमे लड़ते रहते हैं कि अगर उनको पिटीशन डालने के अंदर भी जो नियम कानून है वो दिखाई नहीं पड़ते। जो हमारे नियम की किताब है, मैं लेकर के आता, अगर आप बताते मैं पढ़ करके भी बताता, उसमें लिखा हुआ है कि एवरी पेपर एंड पेज शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट। अब वो साइन मैंने तो करने नहीं थे, उन्होंने करने थे, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। उसको रिक्वायरमेंट को हमने उसको खारिज किया। पहले जो पहली पिटीशन डाली वो उन्होंने नोटिस दिया, जबकि पिटीशन डालनी पड़ती है। अब उनको यही नहीं पता कि नोटिस और पिटीशन में क्या फ़र्क है, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। पहला नोटिस दिया, वो नोटिस खारिज किया। दूसरी इन्होंने पिटीशन दी, वो गलत तरीके से दी, विदाउट साइन एवरी पेपर दी। अब वो उसके अंदर लिखा हुआ है नियमों के अंदर कि एवरी पेपर शुड बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट, तो मैंने उस आधार पर उसको खारिज किया। अब जो तीसरी उन्होंने डाली है, एग्जामिन कर रहे हैं हम, उसके ऊपर जो भी नियम के मुताबिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। अगला सवाल जितेंद्र करना चाहते हैं।
रंजन जी, जो जेजेपी के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे। उनका आरोप है कि जब भी वो अपने विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं आपसे, आप उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं करते हैं। जो भी उनके बागी विधायक हैं, जैसे राम निवास जो है उनके जो विधायक हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जो है कार्रवाई करने की मांग की थी। तो विपक्ष को ऐसा लगता है कि आप जो है उनका सुनता नहीं है, या उसके पीछे जो है सरकार का कोई स्वार्थ होता है, इसलिए आप कार्रवाई नहीं करते हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता जी ऐसा चश्मा लगाते हैं कि सिर्फ जो देखना चाहते हैं आपके चश्मे से उतना ही नियम कानून दिखता है, बाकी में नियम कानून दिखता नहीं है। शशि रंजन जी, देखिए, दुष्यंत जी ने, ठीक है, उनका काम है आरोप लगाना, उन्होंने लगाया। मैं आपकी कुछ जानकारी देना चाहूँगा जी। विधानसभा के अंदर एक अभय सिंह चौटाला जी के खिलाफ उन्होंने ये शिकायत लगाई थी कमेटी के अंदर। हमारी कमेटी जो है, जो हमारे विधानसभा की कमेटी है, जिसके अंदर कोई भी पार्लियामेंट्री या अन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करें, उसको कमेटी के अंदर हम रेफ़र करते हैं। वो विषय उन्होंने विधानसभा के अंदर रखा, हमने उस कमेटी के अंदर उसको रेफ़र किया। जिन लोगों ने कंप्लेंट की, 6 बार नोटिस देने के बाद जब कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट के बारे में बताने के लिए, कुछ कहने के लिए नहीं आएगा, उसमें 2 विधायक थे जिनकी तरफ से कंप्लेंट की गई। एक थे अनूप धानक, एक थे जोगीराम सिहाग। 5 बार या 6 बार उनको टाइम दिया गया कि आप अपनी जो कंप्लेंट है उसके बारे में आप इस कमेटी के आगे अपना पक्ष रखिए। अब वो कंप्लेंट नहीं आया, कंप्लेनेंट ही नहीं आया, तो उसमें ज्ञानचंद गुप्ता क्या करेगा। दूसरा जो उन्होंने कहा कि जो 2 विधायकों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी, जोगीराम सिहाग और राम निवास जी के खिलाफ, उसके ऊपर भी हमने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई होगी। किसी के प्रेशर के अंदर हमने उनको नोटिस दिया कि आप 1 महीने के अंदर अपना आकर के पक्ष रखिए। और वो पक्ष रखने के लिए आएंगे, एक लीगल प्रोसेस है, प्रोसेस तो आपको पूरा करना पड़ेगा। विदाउट प्रोसेस जाकर के हम किसी के गले में अगर उसको वैसे ही फांसी के फंदे पर डाल नहीं सकते। उनकी बात सुननी पड़ेगी। जो दुष्यंत जी की कंप्लेंट आई है उसको भी हमने ऑनर किया, उसको एडमिट किया, और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो करेंगे एज पर रूल्स, नियम और कानून के मुताबिक करेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। अभय चौटाला कहते हैं कि ये रंजीत चौटाला जी का एक मसला आ गया, चटमंगनी पट ब्याह वाला, उधर अपने नाम उधर इस्तीफ़ा दिलवाया, मतलब पार्टी भी ज्वाइन सिरसा में ही किया, फिर टिकट मिल गया, हिसार से लोकसभा लड़े, आपके यहाँ इस्तीफ़ा बहुत बाद में आकर करके उन्होंने दिया, वो भी लंबित रहा, पहले मेल दिया, मतलब इतना कुछ हो गया कि मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड, फिर वो मंत्री भी रह गए, अभी भी हैं मंत्री। अब विपक्ष कहता है कि बताइए ये कौन सा नियम कानून है, जो स्पीकर साहब हैं उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि जो हमारे नियम में प्रोविज़न है, अगर ये कोई दूसरा वो होता तो घोषित कर देते। नहीं, वो जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जाती कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है या नहीं दिया, उसको तो हम व्यक्तिगत रूप में बुला करके, हमारे उसमें ये लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत रूप से आपने कन्फर्मेशन करनी है। या तो कोई व्यक्ति आकर के सीधे आपके पास सामने आकर के इस्तीफ़ा देता है तो उसको आप स्वीकार करते हैं। उसमें भी देखिए, मैं एक आपको बताऊंगा, सुरेंद्र पवार जी, उसमें हमारे लिखा हुआ है कि किसी डर, किसी लोभ लालच के अंदर इस्तीफ़ा तो नहीं दिया। सुरेंद्र पवार जी ने इस्तीफ़ा दिया कांग्रेस के एमएलए थे जी। अगर मैं बायस्ड होता, जिस टाइम उन्होंने मुझे इस्तीफ़ा दिया था उसी समय मैं उसका इस्तीफ़ा स्वीकार कर सकता था। मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे थ्रेट आई है, कॉल आई है कि इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने उनको 4 दिन का 5 दिन का समय दिया, और वो 5 दिन के समय के बाद आकर के उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लिया। अगर मैं बायस्ड होता तो कांग्रेस का वो था, उसको तो मैं उसी टाइम स्वीकार कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो नियम कानून है उसके मुताबिक काम किया जाए। ठीक है,
एक सज्जन जिनसे आपकी बड़ी मोहब्बत रहती है सदन के अंदर, नाम अभय चौटाला अभय है। चौटाला जी। हाँ, मोहब्बत और इश्क जो है ना वो सिर्फ जवानी में नहीं होती है, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा होती है। जरा देखिए। स्पीकर से जब हाउस के दौरान स्पीकर अपने गया कमरे में, जब मैंने पूछी, मैं बोला, कहा आप की जो जिम्मेवारी उसको निभाओ ना, आप कहा इस सरकार में बैठे लोगों को, चोर चक्कों को क्यों बचा रहे हम। तो आज जो था, जिस ढंग से स्पीकर लगा हुआ है, उससे लगता नहीं है कि विधानसभा के अंदर अब कोई ये मान करके चले कि स्पीकर किसी का पक्ष बनने की बजाय निष्पक्ष होकर के इस विधानसभा को चलाएगा। ये आपके मित्र हैं। ये सदन के अंदर भी खूब नोकझोंक होती है, कुछ कई मतलब एक दो बार तो हेडलाइंस हुई, बड़ा चर्चा रही, तो एक उस पर भी बता दीजिए और जो साहब कह रहे हैं उस पर भी बता दीजिए। नहीं, देखिए, बड़ी विडम्बना है कि जिस पार्टी के किसी समय 87 विधायक रहे हों और आज विधानसभा में केवल वो अकेले सदस्य हैं, अब उनको ये हमेशा ग्रज रहता है कि मुझे बोलने का समय कम दिया जाता है। लेकिन हमारी जो विधानसभा की नियम है, पार्टी पोजीशन के मुताबिक, पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक समय दिया जाता है। तो उस मुताबिक तो भी आप नियम का मतलब नियम तोड़ देते हैं। आप किसको? आप तोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा वक्त दे देते हैं। फिर आप अभय ये जी को देखिए, नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, इनकी पुरानी ये है कि फिर तो एक पार्टी वाले को उस हिसाब से टाइम मिलना चाहिए। उसी टाइम, अब इनका अगर 4 घंटे हैं, 300 मतलब 240 मिनट हैं, तो उसमें 90 विधायकों में से 75, जो 15 तो हो गया अपना मंत्रिमंडल के 14 या 15 लोग, बाकी 75 के हिसाब से डिवाइड करके इनका जो समय बढ़ता है 4 मिनट या 5 मिनट या 6 मिनट जो मिलता है वो उतना देते हैं। इनको बार बार, अच्छा, इनको दिक्कत फिर यही रहती है कि इन्होंने मुझे समय कम दिया, मुझे बोलने नहीं दिया, मुझे ये कर दिया। तो वो उनकी मैं मजबूरी समझता हूँ कि उनको जो बोलने की पहले समय था कोई कि वो आधा आधा घंटा बोलते थे, क्योंकि उनके विधायकों का जो समय था, जो उनकी पार्टी के विधायकों का समय वो लेते थे। लेकिन अब कोई विधायक ही नहीं है तो किसका समय लेंगे। ठीक है, रक्षित अगला सवाल करना चाह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का नया भवन चंडीगढ़ में ही बने, इसको लेकर आपने एक प्रयास शुरू किया था, मामला कहाँ तक पहुँचा? ऐसा लग रहा है ठंडा पड़ गया है। आपने बड़ा जोर शोर से शुरू किया था, खूब आपने मीडिया में भी इंटरव्यूज दिए, बाइट दी, फाइल लेके खूब दौड़ते रहे। उसके बाद सब एकदम ऑल ऑफ अ सडन लगा जैसे सब कहानी खत्म हो गई। नहीं, ख़त्म नहीं हुई, कहानी अभी चालू है और मुझे पूरा यकीन है कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन चंडीगढ़ में बनेगा। उसके लिए थोड़ी सी देरी हुई है। कारण उसका ये है कि जो ज़मीन चंडीगढ़ ने हमें देनी थी, उसके बदले 10 एकड़ ज़मीन हमने उनसे मांगी थी, हमने उनको उसके बदले 12 एकड़ ज़मीन दे दी। आपस में ट्रांसफ़र होनी थी दोनों का। जब सारा कुछ तय हो गया तो चंडीगढ़ प्रशासन ने एक ऑब्जेक्ट ये कहा कि ये जो 12 एकड़ ज़मीन है, इसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस आप करवा करके दें। मामला चला गया पॉल्यूशन बोर्ड के अंदर, पॉल्यूशन की लेकर। पहले चंडीगढ़ से क्लियर किया, फिर जो केंद्र से, क्योंकि ये पॉल्यूशन का, एनवायरनमेंट का मामला केंद्र से होता है, वहाँ पर 2 बार फाइल गई। अब वहाँ से जो एक प्रोविज़नल लेटर था वो इशू हुआ कि इसकी जो क्लियरेंस हो गई है। फिर कुछ लोगों ने 1 महीने का टाइम होता है जैसा उसके अंदर 1 महीने के टाइम के अंदर 2 लोगों ने ऑब्जेक्शन दिया कि इसका नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ऑब्जेक्शन भी क्लियर हो गया है, इस कारण से उसमें देरी हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ 4/26 के अंदर नया जो विधानसभा के जो एरियाज़ हैं उनकी डिमार्केशन, उनकी जो परिसीमन के बाद संख्या बढ़ सकती है। परिसीमन के बाद जी प्रस्तावित संख्या 125 है। आज विधानसभा के अंदर संख्या 90 है। वो भी पीछे कुर्सी लगानी पड़ती है। 90 से अगर 1 या 2 भी बढ़ानी पड़ जाए तो वो उनसे हाउस के अंदर नहीं आती, उसके पीछे लगानी पड़ती है। लेकिन अगर हम आज
2026 के बारे में आज नहीं सोचेंगे तो अब 2026 में सोचेंगे तो फिर कहाँ जो विधायक चुन करके आएंगे उनको बिठाएंगे कहाँ। आज आप भी देखते हैं विधानसभाएं इतनी अच्छी अच्छी दूसरे प्रदेशों के अंदर बनी हुई हैं, हमारी विधानसभा के अंदर किसी एक मंत्री के पास स्वाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कोई बैठने के लिए स्थान नहीं है, जबकि सारी विधानसभाओं के अंदर मंत्रियों के अलग अलग कमरे, क्योंकि उनको साथ साथ जो ऑफिस वर्क है वो भी निपटाना होता है, ऑफिस लगता है उनका, वहाँ पर हमारे पास कोई कमरा नहीं है। हमारे जितने चेयरमैन हैं कमेटीज़ के, किसी के पास कमरा नहीं है, किसी स्टाफ की तो बात दूसरी है, सारी विधानसभाओं के अंदर चेयरमैन्स के पास कमरा है। आज जो परिस्थिति आप जो अब, क्योंकि जब ये विधानसभा बनी थी 1966 के अंदर हरियाणा बना था, आज आप प्रेस गैलरी देख लीजिए, प्रेस गैलरी के अंदर वो हैं। आज 1966 में तो केवल प्रिंट मीडिया था, मीडिया भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, सोशल मीडिया भी आया। हर जो पत्रकार हैं वो मांगते हैं स्थान, वो बैठने के लिए स्थान ही नहीं है तो हम कहाँ से दें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये विषय सबके सामने रखा, और ये कोई मेरा विषय नहीं है, इसमें मुझे क्या, वो तो आगे जो आने वाली 2026 के बाद जो बनेगा या 2000 उसके अंदर कितना समय लगेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा विधानसभा का जो भवन है वो होना चाहिए, एक अच्छा भवन होना चाहिए जहाँ सारी जो सहूलियत हैं वो वहाँ पर उसमें हो। ठीक है, अगला सवाल तीशा करना चाहेंगी। सर, विपक्ष ने कई आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर, लेकिन एक आरोप जो अब तक लगाया वो लगाया कि बीजेपी सरकार हरियाणा की अल्पमत में है। लेकिन जो मौजूदा गणित है वो ये कह रहा है कि 47 का आंकड़ा है। अब अगर इसको मैं बाइफरकेट करूं तो 41 विधायक बीजेपी के, 4 जेजेपी, 1 हलोपा और 1 निर्दलीय का समर्थन, और इस आंकड़े को लेके 47 का आंकड़ा लेके बीजेपी राज्यसभा पहुंच रही है। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जो आरोप विपक्ष ने लगाए अल्पमत में होने के, फ्लोर टेस्ट कराने के, ये अब खारिज हो गए हैं चूंकि तस्वीर अब साफ हो चुकी है? इसी में एक और सवाल है, जागृति करेंगे, ये दोनों इंटरलिंक्ड है, उसके बाद एक सर छोटा सा मैं भी कर लूँगा। अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में जब किरण चौधरी जी ने नामांकन दाखिल किया तो जेजेपी के 4 विधायकों ने समर्थन दिया, अनूप धानक, रामनिवास सुरजाखेड़ा, रामकुमार गौतम और जोगीराम सेहाग। तो क्या उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जेजेपी से तो इस्तीफा दिया नहीं है और इधर समर्थन दिया है किरण चौधरी जी को? अब सर ये बताइए कि अब इसमें टेक्निकल इश्यू और आपका नियम कानून क्या कहता है? 41 जैसा बताया कि बीजेपी का, और आप 47 पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, गोपाल कांडा वाला तो आप हटा सकते हैं, इंडिपेंडेंट को भी हटा सकते हैं। ये जो जेजेपी वाले जो 4 दे रहे हैं वो क्या कहता है अब आपका नियम कानून? देखिए, विधानसभा के अंदर जी, राज्यसभा चुनाव के अंदर कोई भी व्हिप जारी नहीं होता। विधानसभा के अंदर कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती, ऐसा नियम है। तब वो कोई कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, किस पार्टी को वोट करता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक आपने कहा कि जो विधानसभा के अंदर अल्पमत की बात है, बार बार अपोजिशन आरोप लगाता है कि अल्पमत में सभी जो कांग्रेस के विधायक राज्यपाल महोदय के पास गए, राज्यपाल महोदय को कहा कि ये पार्टी अल्पमत में आ गई है, सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई कोई सूची मुझे दे दीजिए जो जो आपके समर्थक हैं। आज तक वो कांग्रेस पार्टी ने वो सूची राज्यपाल महोदय को नहीं दी है। केवल जैसा मैंने पहले कहा कि विरोध के लिए विरोध, हल्ला डालने के लिए कि जी अल्पमत में, अगर उनके पास बहुमत होता तो वो ज़रूर अपना बहुमत राज्यपाल महोदय को दिखाते और राज्यपाल महोदय विधानसभा का सत्र बुला करके उनको साबित करने। लेकिन आज तक कोई लिस्ट तो उन्होंने दी नहीं है, क्योंकि उनके साथ अपने ही विधायक नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं उनके ऊपर उनको यकीन नहीं है कि वो हमारे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये जोगीराम सेहाग, रामनिवास, अनूप धानक, रामकुमार गौतम, रामकुमार गौतम, तो इन पे आप कह रहे हैं कि कोई व्हिप नहीं, ये बीजेपी को राज्यसभा में दे रहे हैं तो सब चलेगा? किसी को भी दे सकते हैं।
विधानसभा चुनाव, ये जो राज्यसभा चुनाव के अंदर व्हिप जारी नहीं होता। तो ये किसी को भी दे सकते हैं, तो ये आपको हमें समर्थन, मतलब बीजेपी को वो समर्थन। तो अगर व्हिप जारी होगा, देखिए 2 चीज़ें होती हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ उस समय लगता है कि जब कोई व्हिप का उल्लंघन करे या कोई प्रस्ताव आया विधानसभा के अंदर, बिल आया, उसके अंदर बिल के अंदर मतलब पार्टी से अलग मतदान करे, तो ये दोनों चीज़ें अभी उसमें कहीं भी नजर नहीं। और राज्यसभा में व्हिप है नहीं, चलेगा नहीं, चलता नहीं है, मतलब वो मान्य नहीं है। मान्य नहीं। तो फिर सब स्वतंत्र हैं। हाँ, चलिए सर, ठीक है। अगला सवाल रितेश करना चाह रहे हैं। अब वापस हम फिर एक बार पंचकुला पे ही लौटते हैं जी। सर मेरा सवाल विकास से जुड़ा हुआ है, जैसे सर ने जिक्र किया एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सभी काम आपने गिनाए, लेकिन एक मकान बनाने का वादा जो किया गया था वो अधूरा रह गया है क्या? चूंकि ऐसा आरोप लगातार लगा रहे हैं चंद्रमोहन बिश्नोई जी। देखिए, चंद्रमोहन जी 18 साल तक पंचकुला के विधायक रहे। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि जो वो मुझसे मांग कर रहे हैं, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने क्यों नहीं पूरी की? उन्होंने क्यों नहीं मकान बना करके दिए? ये तो 35 साल 40 साल की प्रॉब्लम है, कोई आज की थोड़ा ही है। हाँ, उनको मकान मिलने चाहिए। ये जो विषय है, इसको लेकर के जिन लोगों को मकान मिलने हैं वो वहाँ पर दोफाड़ किया हुआ है। चंद्रमोहन जी ने उकसा करके उन्होंने कहा कि प्लॉट लेंगे। हमने कहा आपको हम ये जो फ्लैट हैं वो देने जा रहे हैं। आपस के अंदर जब तक सहमति नहीं होती, जब तक ये तय नहीं होता कि हम फ्लैट लेने के लिए तैयार हैं, एक पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी है, चंडीगढ़ के अंदर हज़ारों फ्लैट बना करके झुग्गी झोपड़ी वासियों को वहाँ पर दिए हैं। आज उन्होंने उकसा करके एक इशू खड़ा कर दिया कि हम प्लॉट लेंगे। अब उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है और भगवान ने चाहा तो वो प्लॉट उनको या फ्लैट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, अगला सवाल आदर्श करना चाहते हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है सर कि पंचकूला ज़िले के विकास कार्यों में जो है वो भ्रष्टाचार के कई बार आरोप लगे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है? जहाँ जहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, हमने उनके ऊपर, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है। उनके अगेंस्ट जो भी, चाहे वो नियम के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, चाहे उनको चार्जशीट करना है, सस्पेंड करना है, डिसमिस करना है, उनको हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। ठीक है, एक सवाल ये है कि कई बार सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि बीजेपी के टिकट और कांग्रेस के टिकट को लेकर के बड़ा आजकल चर्चा रहती है। लोगों का इंटरेस्ट भी है कि किसको टिकट मिलेगी, क्योंकि चर्चा ये रहती है कि बीजेपी इतने की टिकट काट देगी तो इतने नए चेहरे आ जाएंगे, तो कांग्रेस सर्वे करा रही है तो बीजेपी सर्वे करवा रही है। कई बार ये है कि आपकी पार्टी में क्या ये सही है कि कई लोगों के टिकट कट सकते हैं? देखिए, इसका निर्णय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है पार्टी का, वो करता है किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। अपना अपना पक्ष जो है, जो भी कैंडिडेट है या जो प्रत्याशी बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, वो अपना अपना पक्ष हमारी जो चुनाव समिति है, प्रदेश की चुनाव समिति है, उसके आगे रखता है। प्रदेश चुनाव समिति उस पर विचार करती है। उसके बाद कोई एक पैनल तैयार होता है, जो भी एक निर्णय प्रदेश चुनाव समिति के अंदर कि कौन कौन सा नाम जाना चाहिए, और उसके ऊपर फाइनल जो डिसीजन है वो हमारा जो राष्ट्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो करता है। एक चर्चा और है, जब आप सामने हैं तो आपको पता है मैं स्वार्थी किस्म का आदमी हूँ, तो वो कहते हैं लोभ समरण कर नहीं पाता हूँ। तो एक चर्चा सोशल मीडिया पे मैंने बहुत देखा है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। आपके फरीदाबाद के सांसद अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। आपके गुड़गांव के सांसद रॉयजीत सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते हैं। आपके पुराने वाले प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। मतलब बहुत है। उसमें एक नाम कई बार जुड़ जाता है कि ज्ञानचंद गुप्ता जी भी अपने किसी रिलेटिव के लिए टिकट चाहते हैं। तो एक ये जानना चाहेंगे
कि ज्ञानचंद गुप्ता जी खुद कैंडिडेट बनने में इंटरेस्टेड है या अपने किसी रिश्तेदार संबंधी सगे संबंधी को कैंडिडेट बनवाना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग हैं ना सर, पॉलिटिक्स में शुभचिंतक बहुत सारे होते हैं, वो कहते हैं ना गोभी खोदना, तो वो गोभी खोदते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। देखिए, वैसे मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, सोशल मीडिया तो बड़ा ही गोभी खोदने के लिए है। वो फिर किसी की भी गोभी खोदनी हो तो सोशल मीडिया पे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा जी, अगर मैं मांगूंगा टिकट तो मैं अपना बेटा मेरा यूएस के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर सेटल्ड है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि मैं राजनीति के अंदर आऊँ। 25 साल से वो एप्पल कंपनी में काम कर रहा है। बिटिया मेरी इन्फोसिस के अंदर है, दामाद मेरे इन्फोसिस के अंदर है। तो इसलिए मुझे किसी रिलेटिव की टिकट का कोई मतलब ही नहीं है, ना मुझे किसी को कहा है। लेकिन इस प्रकार की अफवाहें तो उड़ाते रहते हैं। और हाँ, मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए अगर हाईकमांड टिकट देगा तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब आप खुद हैं कैंडिडेट पंचकुला से इस बार भी। ये जो आपने कहा कि आपका बेटा एप्पल में, बेटी वहाँ, ये तो जो बाकी लोग अपने बेटा बेटी के लिए वो सब बिना एप्पल वाले और बिना बनाना वाले हैं? नहीं नहीं, लोग तो देखिए, लोग तो आईएएस छुड़वा करके हाँ, अपने बेटों को MP नौकरी बनवाया। छुड़वा करके और कुछ ने तो नौकरी छुड़वा दी, नौकरी छुड़वा दी तो अपनी वाली भी चली गई यही जीटी रोड पर। हाँ, तो फिर बेटे की भी छुड़वा दी और अपनी मिली नहीं। हाँ, तो वो जो है ना, मैंने इसीलिए कहा कि वो भी लड़वा लेते हैं। मैंने तो कहा कि बेटा अगर वो इंटरेस्टेड होता तो मैं उसके लिए कोशिश करता, लेकिन वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई भी। तो इसलिए तो मतलब पंचकुला से बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे हम आपको ही देखेंगे? मेरा तो निवेदन है, बाकी हाईकमांड तय करेगा। ठीक है सर। जितेंद्र अगला सवाल करना चाहते हैं। सर, आपके क्षेत्र जो है वो अम्बाला कैंट से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे लोकसभा चुनाव में हार गए। इसके अलावा जो आपका जो पंचकुला क्षेत्र, हालांकि वहाँ पर 23,000 से ज़्यादा वोटों की लीड बीजेपी उम्मीदवार को मिली थी। मुकाबला जो है लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर का रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है और आप इसे कैसे देखते हैं? इसमें थोड़ा करेले का जूस में ऐड कर देता हूँ। अम्बाला लोकसभा क्षेत्र हरियाणा बीजेपी सरकार के हिसाब से, इस सल्तनत के हिसाब से, ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकुला में, अनिल विज जी अम्बाला कैंट में, असीम गोयल नए मंत्री अम्बाला सिटी में, यमुनानगर में कई पुराने धुरंधर, मुख्यमंत्री खुद, इतने सारे धुरंधरों के बाद, रणबांकुरों के बाद अम्बाला में मुंह की खानी पड़ी। हालांकि ये ठीक है कि आपकी इज्जत बच गई कि पंचकुला में 22-23 हज़ार की लीड ले गए। बाकी कुछ लोग, बड़े बड़े लोग तो अपने गांव में भी नहीं बचा पाए, उनके गांव में भी प्रतिद्वंदी ही आगे निकल गए। मतलब मुख्यमंत्री क्या खुला खेल फर्रुखाबादी काहे को लाज शर्म आया। तो ये मुश्किल नहीं क्रिएट कर सकता? एक परसेप्शन जब आपका बिगड़ जाता है और तुरंत विधानसभा चुनाव लोकसभा के बाद, ये एक परसेप्शन एक मनोवैज्ञानिक तौर पे नुकसान नहीं देता है क्या? नहीं, देखिए, जो लोकसभा के चुनाव आए हैं उनके ऊपर गंभीरता से चर्चा हुई है, समीक्षा हुई है, और जहाँ जहाँ पर भी कहीं कमी रही है उस कमी को पूरा करने का प्रयास पार्टी ने किया है और कर रही है। और जहाँ तक पंचकुला, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी पंचकुला विधानसभा तक सीमित थी, मैंने अपनी विधानसभा के अंदर काम किया और भगवान की कृपा से अच्छा रिजल्ट आया। और मुझे अब भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी पक्का हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, अगर पार्टी ने टिकट दे दिया, आप एमएलए हो गए, इस सब में तो अभी अगर मगर है, बाकी तो 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि लड्डू खाने हमें जाना कहाँ है। टिकट दे दिया, सरकार भी आ गई, चाहे नहीं आई, मान लीजिए एमएलए बन गए, वो 3 काम जो ज्ञानचंद गुप्ता करना चाहते थे 10 साल से कर नहीं पाए और वो करना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में। देखिए, जैसा अभी उन्होंने कहा था कि जो मकान जो झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए है, वो मेरी प्राथमिकता रही है, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया ड्यू टू सम इंटरनल पॉलिटिक्स। वो वहाँ जो उस एरिया के अंदर चलती है, और कुछ हमारे भाई जो हैं अपोजिशन वाले,
वो अपना खेल खेलते हैं, वो मेरी एक प्राथमिकता है। जो अभी जो बाकी के काम जो मैं कहूँगा कि पंचकूला के अंदर एक यूनिवर्सिटी जो है वो आनी चाहिए। पंचकूला के अंदर एक ऐसा कोई बड़ा जो एक इंडस्ट्री या जो एक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो आना चाहिए जिससे उस एरिया के लोगों को रोज़गार मिल सके। ये मेरी प्राथमिकता रही है और मैंने कोशिश की है, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी को लेकर के भी आपको याद होगा कि मैंने तो कहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन भगवान ने चाहा तो फिर आगे दोबारा कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले तो इंतज़ार रहेगा कि आपकी पार्टी टिकट घोषित करे, उम्मीदवार कौन बनता है। उसके बाद फिर इंतज़ार रहेगा 1 अक्टूबर का, फिर इंतज़ार रहेगा 4 अक्टूबर का। तो लड्डू खाने 4 अक्टूबर को आपके यहाँ आने की संभावना रहेगी या कहीं अड़ोस पड़ोस में? नहीं, आपको मिलेगी, आमंत्रित है, आए। ठीक है। बात देखिए, लड्डू तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ ना, जनता पार्टी आज जीतेगी, इसलिए लड्डू खाने का तो आमंत्रण मैं दे ही रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि एक चुनाव में भी काउंटिंग चल रही थी, बिहार बीजेपी दफ्तर में लड्डू पटाखे सब शुरू हो गए और आधे घंटे के बाद पता नहीं लड्डू खत्म हो गया या पटाखे पे पानी पड़ गया था, वो पता नहीं चल पाई। 2, 4, 5, 6 साल 10 साल पुरानी कहानी है। तो इसलिए आजकल सुना है कि लड्डू का ऑर्डर भी लोग 12 बजे के बाद ही देते हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी थे। बाद बाकी इंतज़ार कीजिए 1 अक्टूबर का और उसके बाद फिर इंतज़ार कीजिए 4 अक्टूबर का। मिठाई वाले के यहाँ लड्डू का ऑर्डर कौन देता है, ये 4 अक्टूबर को 11-12 बजे के बाद पता चलेगा। वैसे भी थोड़ा एहतियात तो बरतना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। लगातार देखते रहिए जनता टीवी।